Hello everyone, welcome to the channel. Today we are starting Unit 5 of Business Process Re-Engineering for MBA third semester. This is the final unit of the subject and one of the most practical ones, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे थोड़ा बहुत IT से मिलता जुलता यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई देंगी कि जो भी मोस्टली अब रिसेंट ट्रेंड्स आने वाले हैं या हमारे इमर्जिंग ट्रेंड्स जो अब होने वाली चीज़ें हैं वो भी संभावित है, जरूरी इसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है 100% ये कब देखने को मिलेगी, इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि अपग्रेडेशन का ज़माना है तो अपग्रेड जो होंगी इस बातें री इंजीनियरिंग को लेके उसकी तरफ बात करेंगे कि फ्यूचर में क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। चलते हैं पहले अपने फर्स्ट टॉपिक पे, यूनिट 5 की फर्स्ट टॉपिक, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड BPR। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी into all areas of a business to improve operations, deliver better values to customer and adopt the changing market। क्या कह रहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसे इंटीग्रेटिंग करना, मतलब कि मर्ज कर लेना, एक तरीके से मिला लेना, किसमें, हमारे बिजनेस के सारे एरियाज में, सारे डिपार्टमेंट्स में, जिससे हमारा ऑपरेशन इम्प्रूव हो और हम डिलीवर अच्छी क्वालिटी दे सके अपने कस्टमर को, वैल्यूबल चीज़ दे सके अपने कस्टमर को एंड अडॉप्ट कर सके मार्केट चेंजेस को। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ BPR, digital transformation has become a key enabler and it allows organization to completely redesign their process using technologies। कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें BPR में लेके तो इसका क्या मतलब बनता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है आज के टाइम पे की है, एक तरीके से की इनेबलर है कि अब सबको ही करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। आप कहीं कोई भी छोटे से छोटे बिजनेस में जाएंगे तो आपको डिजिटली चीज़ अब देखने को मिलती हैं, फिर वो बिल बनाना क्यों ना हो या बाकी कुछ और काम ही क्यों ना हो। ठीक, तो आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको अपने बिजनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। AI जैसे AI है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सारी चीज़ें ये आगे देखने को मिलेंगी भी। अभी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि एग्जाम्पल में क्या बताते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ऑटोमेटिंग मैनुअल टास्क थ्रू सॉफ्टवेयर और रोबोट। हमारे जो मैनुअल काम है उसको हम लोग अब ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, बिल बनाते थे, हाथ से बनाते थे, फिर हम चीज़ें जोड़ते थे या मल्टीप्लाई करते थे। अब आप उसको एक्सेल पे डाल के या कोई और दूसरे सॉफ्टवेयर, गूगल शीट और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आप उसमें डिटेल डालेंगे, आपको दिखा देगा इतनी यूनिट खरीदी तो इतने रुपये हो गए। बाद में जब आप ओवरऑल करेंगे तो आपको दिखा देगा कि ओवरऑल पैसे कितने हो चुके हैं। तो हमारा क्या हुआ, मैनुअल काम को ऑटोमेट कर लिया। यूजिंग डाटा एनालिटिक्स टू मेक फास्टर एंड डाटा ड्रिवन डिसीजन, हमारे डिसीजन लेने में हेल्प करेगा क्योंकि हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे और रिपीटेटिव डाटा नहीं होगा, हम चेक कर सकते हैं एक ही जगह सर्च करके या देख सकते हैं, तो हमें सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। बुक बार बार पलटनी नहीं पड़ेगी जिसमें हमने अपना पहले का डाटा लिखा था कि इनका इतना बिल हुआ था, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद उनका कैसा हमारे साथ रिलेशन रहा, कितने महीने में उन्होंने पैसे दिया, तो वो सारी चीज़ों के लिए अब हम लोग एक ही जगह डाटा चढ़ा दिया, चेक कर सकते हैं कि इन्होंने पहले पेमेंट कितने टाइम बाद करा था, या ये कितने अच्छे हैं हमारे और इनके रिलेशनशिप हैं, इनसे हम सामान लेते हैं तो कितनी जल्दी देते हैं, तो ये सारी चीज़ें। इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट कस्टमर, सप्लायर एंड एम्प्लॉय सीमलेसली। यहाँ पे कह रहा है कि हम जो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है इससे हम एक चीज़ और काम की बना सकते हैं, अपने कस्टमर, सप्लायर्स और एम्प्लॉयज़ को एक ही जगह कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें और भी सही तरीके से डेटा जो मिला है उसको हम डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि अमेज़ॉन, आपने कभी कुछ प्रोडक्ट मंगाया होगा तो आपके पास पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, कितने टाइम पे वो डिस्पैच हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें चढ़ा कौन रहा है, हमारे सामने जो सप्लायर है वो चढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसको देख कौन रहा है, एम्प्लॉयज़ देख सकते हैं, कस्टमर देख सकता है, उसको पता चल रहा है उसका कहाँ तक का सामान आ रहा है, सारे एम्प्लॉयज़, क्योंकि एक एम्प्लॉय तो है नहीं सिर्फ वो चढ़ाने वाला, वहाँ से फिर वो कहीं ट्रांसलेट होकर कहीं और पहुँचता है, किसी और शहर, फिर आपके लिए डिलीवर निकलता है, तो एक डिलीवरी गाय आता है उसको लेके आता है, तो वो भी सारा डाटा चढ़ाता है, फोटो खींचता है, तो ये सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। आप एक ही जगह उनको देख सकते हैं कि हाँ आज आपके आने वाला है पार्सल, तो आपको सुबह ही सुबह मैसेज आ जाएगा, उस दिन आने वाला होता है तो उस दिन कुछ टाइम पहले मैसेज आ जाता है कि आपका पार्सल उठा लिया गया है, इस डिलीवरी बॉय का उसका नंबर होता है या कुछ ना कुछ आपको दिया जाता है, ठीक है। तो हम एक ही प्लेटफॉर्म में कनेक्ट हो सकते हैं अपने कस्टमर, सप्लायर और एम्प्लॉयज़ के साथ। डिजिटल BPR focuses on not just improving existing process but redefining them with help of technology to achieve innovation, efficiency and customer satisfaction। डिजिटल BPR सिर्फ फोकस नहीं करता है एग्जिस्टिंग प्रोसेस को रीडिज़ाइन और रीडिफाइनिंग करने में, साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजी की मदद के साथ साथ वो हमारे इनोवेशन को अचीव करने में और हमारी इफिशियंसी को और अच्छा बनाने में और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करने में और मदद करता है। की बेनिफिट्स क्या कहते हैं, की बेनिफिट्स हैं फास्टर एंड मोर एक्यूरेट ऑपरेशन, फास्टर और मोर एक्यूरेट ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। ऑपरेशन जैसे कि
कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं, फिर प्रोडक्ट बनता है, फिर कस्टमर के पास जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे ऑपरेशन में आती है। तो इससे क्या होगा, ये फास्टर होता है और मोर एक्यूरेट होता है हमारा ये काम। बेटर डिसीजन मेकिंग यूजिंग रियल टाइम डेटा, हम लोग रियल टाइम पे एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक, कॉस्ट रिडक्शन थ्रू ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के बाद हमारा कॉस्ट रिडक्शन देखने को मिला है। जैसे हम लोग पहले कॉपी पेन लेके आते थे, पहले डाटा लिखते थे, वो खो जाए तो अलग चीज़ है, पर अभी प्रैक्टिकली लेके चलते हैं कि खोती नहीं है। तो कागज़ भर रहे हैं तो कॉपी किताब लेके आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम एक्सेल पे जो चीज़ रखते हैं वो ज़्यादा टाइम तक का रख सकते हैं, और साथ ही साथ उसके ज़्यादा पैसे, स्टोरेज आप एक लिमिटेड स्टोरेज दी जाती है 15 GB की। तो आप एक्सेल की बहुत बड़ी फाइल बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा MB की नहीं बनती, तो आप बहुत सारे लाखों फाइल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, उनको कहीं और भी स्टोर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे रखें, आप कहीं और भी स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे बार बार चेक कर सकें। तो कॉस्ट रिडक्शन में हमें देखने को मिला किसके थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू। इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ। पहले क्या होता था कि डिलीवरी, अगर आपको पता होगी कि डोमिनोज बहुत पहले से डिलीवर करता आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम आपको फ़ोन करके पूछना पड़ता था भैया कहाँ पहुँचे क्या ये सब। आज के टाइम पे क्या है कि आप देख सकते हैं फ़ोन पे ही कि आपका ऑर्डर कहाँ तक का पहुँचा है। अगला, इनहेंस्ड एजिलिटी एंड इनोवेशन, इनोवेशन की अभी बात करी थी, क्या इनोवेशन करने में मदद मिलती है हमें, और इनोवेशन था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन था, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। आगे चलते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक इंडस्ट्री 4.0 एंड प्रोसेस डिजिटलाइजेशन। इंडस्ट्री 4.0 पता होगा कि आपको, अगर आप जिन बच्चों ने IT नहीं लिया है उनको तो शायद से नहीं पता होगा, बट जिन बच्चों ने IT लिया उनको ऑलरेडी ये पता होगा कि इंडस्ट्री 4.0 क्या होता है, और जिनको नहीं भी पता है तो वो यहाँ अभी पता चल जाएगा कि क्या होता है। इंडस्ट्री 4.0 बेसिकली, पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लो होता क्या है। इंडस्ट्री 4.0 क्या है कि आज के टाइम पे जो सारी कंपनीज या इंडस्ट्रीज यूज़ कर रही हैं टेक्नोलॉजी को, उसे कहते हैं इंडस्ट्री 4.0। और ये एक रेवोल्यूशन था बहुत पहले से, 1880s से लेके लेट 1880s से लेके फिर स्टार्टिंग 1990s से लेके कुछ पीरियड, फिर ये सारा करके डाटा धीरे धीरे इंडस्ट्रीज का रेवोल्यूशन हुआ। पहले क्या हुआ, इंजन बना, बल्ब बनी, ये सब, फिर उसके बाद लास्ट में कंप्यूटर आया। आज के टाइम पे क्या इंडस्ट्री 4.0 है, इसमें क्या है, AI है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें। ठीक, इंडस्ट्री 4.0 इज नोन एज फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इट रिप्रेजेंट्स द यूज ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजी लाइक द डेटा ऑफ थिंग्स, IoT, इसे याद रखना। ये इंडस्ट्री ऑफ 4.0 का बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, जिसमें इंटरनेट हमें मिला। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दूसरा सबसे बड़ा माना जाता है। फिर इसी के अंदर ही एक तरीके से रोबोटिक्स एंड बिग थिंग्स, बिग डेटा टू क्रिएट इंटेलिजेंट एंड कनेक्टेड सिस्टम। इन सारी चीज़ें लाके क्या करा कि हमारा डेटा को एक जगह कलेक्ट करा और उसको फिर इस्तेमाल करा डिसीजन मेकिंग लेने में, एक सिस्टम में कनेक्ट कर दिया, जिससे एक कोई भी इंटेलिजेंट चीज़ होती है, या AI या ह्यूमन की बात करें, दोनों अगर आपको पता है कि अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो डिसीजन मेकिंग में हमें बेटर ऑप्शन देते हैं, बेटर तरीके बताते हैं, बेटर करने की वे बताते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। In BPR, Industry 4.0 has completely transformed process reengineering by introducing process digitalization, converting traditional process into digital workflow that can be monitored and controlled automatically. 4.0 में क्या हुआ कि हमारा जो सारा रीइंजीनियरिंग का प्रोसेस था वो डिजिटल तरीके से करा गया, जिसमें क्या मिला हमें कि जो ट्रेडिशनल प्रोसेसेस होती थी उसमें डिजिटल वर्कफ्लो मिला, जिससे हम मॉनिटर कर सकते थे और कंट्रोल कर सकते थे। कैसे, ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते थे, ऑटोमेटिक मॉनिटर कर सकते थे, मैनुअल चीज़ें नहीं करनी पड़ रही थी। तो बेसिकली मतलब ये था कि मैनुअल चीज़ें हटने लगी थी, ऑटोमेशन की तरफ दुनिया बढ़ने लगी है, बस सिंपल। की एलिमेंट्स क्या थे इसके, की एलिमेंट्स थे, पहला IoT में क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें मशीन एंड डिवाइस कम्युनिकेटेड ऑटोमेटिकली टू शेयर रियल टाइम डेटा। ठीक, जहाँ पे मशीन और डिवाइस खुद को कम्युनिकेट कर सकती हैं ऑटोमेटिकली, और रियल टाइम डेटा जो है वो शेयर करा जा सकता है। ठीक, अब मशीन और जो भी है डिवाइसेस है, इसको कोई ना कोई तो मैनेज पीछे कर ही रहा है ना, यही चीज़। AI एंड मशीन लर्निंग प्रिडिक्ट प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। अगर आप ChatGPT चलाते होंगे या कोई और AI चलाते होंगे या गूगल चलाते होंगे, आप अपना कुछ भी सर्च करते होंगे तो उसके कितने सारे सिमिलर आपको रिजल्ट्स मिल जाते होंगे। ठीक है, तो वो आपकी प्रॉब्लम समझ सकता है, जरूरी नहीं आप जो हमेशा सर्च करो वही आंसर मिले। वो इसीलिए 2-3 तरीके या 5-6 तरीके के और भी ऐसे सिमिलर डेटा ढूंढ के लाता है कि आपको आपकी प्रॉब्लम को प्रेडिक्ट कर सके, और फिर उसके बाद बेस्ट सजेशन, या अपनी तरफ से तो बेस्ट ही देता है, फिर वो सजेस्ट ही कर सकता है आपको, तो वो इम्प्रूवमेंट में ध्यान देता है।
ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स क्या होता है? ऑटोमेशन रोबोटिक्स हैंडल रिपीटेटिव टास्क एंड हाई एक्यूरेसी। जो वो टास्क होते हैं उनको संभालना, ठीक है, किसमें? हाई एक्यूरेसी में। मतलब जो भी वो काम करते हैं वो उनका एक्यूरेसी रेट 100% की तरफ होता है। 100% तो एक्चुअली में कुछ कह नहीं सकते कि वो दे पाए या ना दे पाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सेटिस्फाइड हो या ना हो उसके रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो उसकी हाई एक्यूरेसी के चांसेस बनाता है और वो सारे टास्क खुद से वो करता है ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि इनेबल्स इजी एक्सेस टू डेटा फ्रॉम एनीवेयर। आप कोई भी डाटा कहीं पे भी चढ़ा दो, आप बेसिकली अपनी फोटो गूगल ड्राइव पे चढ़ा दो और किसी और को एक्सेस दे दो, तो वो इंसान आपसे बहुत दूर भी कहीं बैठा है तो वो भी आपका डेटा देख सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इसे कहते हैं, जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं और किसी को आप एक्सेस दे देते हैं तो वो भी आराम से देख सकता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन री इंजीनियरिंग। इम्पैक्ट क्या पड़ा इस पर, मतलब टेक्नोलॉजी का री इंजीनियरिंग को लेके उसमें क्या पड़ा? प्रोसेसेस बिकम फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। प्रोसेस जो हो गई वो तेज हो गई और ट्रांसपेरेंट हो गई। आर पार दिखना मतलब कि एक तरीके का कोई भी रिलेशन होता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए, आपका दोस्त हो, मम्मी पापा हो, पार्टनर हो, तो उसके बीच आपकी ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको जो चीज़ कर रहे हैं वो आपके नोन्स को भी पता होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ट्रस्ट जो होता है वो अच्छा बनता है, बिल्ड ट्रस्ट होता है, और जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतना अच्छा रहता है दोनों लोग के बीच में। फिर वो दोस्त भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ भी वो चीज़ें हो सकती है, भाई बहन के साथ हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ, ठीक है, और पार्टनर के साथ, कहीं पे भी आप देखें। तो इससे क्या होती है, हमारी प्रोसेस फास्टर हुई और ट्रांसपेरेंट बनी। डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिली। कॉस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। कॉस्ट कम हुई, या जो भी हम लोग एफिशिएंट रखते हैं, एक मार्जिन लेके चलते हैं, वो वहाँ पे हमें देखने को मिला। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी में हमें इंक्रीज होते हुए दिखा। ये सब किस में था? इंडस्ट्री 4.0 में था। चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। रोल ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इन री इंजीनियरिंग प्रोसेस। इसमें दो टॉपिक हैं। पहला है रोल ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स और दूसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग इन री इंजीनियरिंग। तो पहला क्या हुआ कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस जो आज के टाइम पे हैं, ये अब डेटा का, बिग डेटा जो होता है उसको करती क्या है, मतलब एनालिसिस, उनका पॉइंट क्या है, क्यों एनालिसिस करती हैं, ठीक है, और क्लाउड कंप्यूटिंग उनमें कैसे मदद करता है। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन डील विद द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा डेली। बिग डेटा एनालिटिक्स हेल्प्स एनालाइज द लार्ज डेटा, आइडेंटिफाइंग पैटर्न, कस्टमर बिहेवियर एंड प्रोसेस इनएफिशिएंसीज। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के पास आज के टाइम पे डेली बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है, तो वो उस डेटा का पैटर्न कैसे क्रैक करती है, यही चीज़ है। वो जो बिग डेटा है उसको एनालाइज करते हैं, स्मॉल पैटर्न में तोड़ती हैं, जो भी पैटर्न है उसमें बनाते हैं, वो किसमें हमें मदद मिलती है? कस्टमर बिहेवियर पता चलता है, और प्रोसेस को जो भी है हमारी वो एफिशिएंसीज बनाने में मदद मिले। प्रोसेस को तोड़े, एफिशिएंसीज से एफिशिएंसीज की तरफ चले, तो कस्टमर बिहेवियर। अब यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल में समझाऊंगा तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। अमेजॉन को ही लेके चलते हैं। अमेजॉन आपने चलाया होगा कभी ना कभी, तो अमेजॉन में आपने कभी ना कभी चीज़ देखी होगी कि आप कोई भी ऐप कोई भी चीज़ सर्च करते हो, सर्च करने के बाद अगर आपको टाइम मिले तो साथ में सर्च करके अभी देखिएगा जाके। सर्च करने के बाद आप कुछ भी सर्च करते हो, क्लोथ सर्च करते हो या खेलने कूदने का सामान सर्च करते हो, कुछ भी करते हो, टॉयज करते हो, तो आपकी थोड़ी टाइम बाद अगर आप दोबारा ऐप काट के आएंगे तो वहाँ पे आपको उसी तरीके के सजेशन दिखने लगेंगे। आपने जो देखा वो तो दिखेंगे, उसके सिमिलर पैटर्न में सजेशन दिखने लगेंगे। तो यही डेटा उन्होंने कलेक्ट करा कि इस इंसान को अभी ये चीज़ की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें दिखाओ। अब ये सिर्फ अमेजॉन तक का नहीं रह जाता है। आप मान लो इंस्टाग्राम चलाने चले जाओ या यूट्यूब पे चले जाओ, तो आप वहाँ पे जो कपड़े सर्च करके आए वो कपड़े यहाँ पे दूसरी वेबसाइट से या अमेजॉन के ही दिखने लगते हैं कि अरे ये इस तरीके का कपड़ा देख रहा था, इसको ये कपड़े डेटा आपका कलेक्ट करा, वो डेटा को पैटर्न में लेके आए कि ये यहाँ पे या इधर उधर कहीं ना कहीं सर्च कर रहा था, चलो इसको इस तरीके की चीज़ें का सजेशन कराई जाए, ठीक है। आपने कभी ना कभी ये नोटिस करा होगा। तो ये सारी चीज़ें आती कहाँ से? आपका डेटा पैटर्न उन्होंने कलेक्ट करा, एनालाइज करा, जिस वजह से वो आपको ये दिखा पा रहे हैं। ये टूल होता है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का टूल होता है एक, ठीक है, जिसे SEO और SEM में काउंट करा जाता है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं। जैसे आप गूगल पे भी कोई चीज़ सर्च करोगे, शूज़ सर्च करोगे, तो यूजुअली अब जो आपको एड्स दिखाएंगे ना वो आपको पर्सनलाइज्ड करके दिखते हैं, क्योंकि आपका डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। उनको पता चल गया है कहीं ना कहीं से कि इसको जूते की ज़रूरत है, ये जूते देख रहा था, चलो इसको जूते के ही बारे में दिखाते हैं, ठीक। तो ये पैटर्न आपका उन्होंने आइडेंटिफाई करा और वो आपको उसी तरीके का चीज़ दिखा रहे हैं। In BPR, big data allows managers to make evidence decision instead of relying on assumptions। तो ये क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जो बिग डेटा होता है वो मैनेजर्स को अलाउ करा जाता है, जिससे वो अपना डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प मिले। एक तरीके से आइडिया ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट ही हो। तो इसीलिए यहाँ पे
इस्तेमाल करते हैं मैनेजर्स कि उनको एक आइडिया मिल सके जिससे वो ये डिसीजन ले सके। यूजेस ऑफ बिग डेटा इन बीपीआर, आइडेंटिफाइंग एरियाज दैट नीड टू इम्प्रूवमेंट। किसमें मदद मिलती है? इम्प्रूवमेंट करने में मदद मिलती है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंस। ठीक है, सॉरी थोड़ी नाक बंद है तो बोलते बोलते अटक जाता हूँ। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, चलते हैं आगे। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि कस्टमर के जो नीड्स हैं या उनकी जो भी ज़रूरतें हैं या जो भी कस्टमर चाहता है उसको समझने में हमें मदद मिलती है। प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स एंड रिस्क। फ्यूचर ट्रेंड्स जो है उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं और रिस्क जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं। मीजरिंग परफॉर्मेंस एक्यूरेटली। जो भी हमारी परफॉर्मेंस है उसको मीजरिंग करने में हमें और ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है, अच्छी तरीके से और एक्यूरेटली हम लोग उसको मीज़र कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सपोर्ट्स बीपीआर बाय प्रोवाइडिंग आर फ्लेक्सिबल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इट अलाउज बिजनेस टू स्टोर एंड शेयर डेटा इजली, कोलैबोरेट इन रियल टाइम एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल सिस्टम। हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है कि जो भी डेटा है हम एक जगह स्टोर कर सकते हैं। और ये हमें क्या अलाउ करता है या बिजनेसेस को क्या अलाउ करता है? स्टोर करना तो अलाउ करता ही करता है, शेयर डेटा इजीली कर सकता है। अभी एग्जांपल बताया था कि आप अपनी कोई भी चीज़ ड्राइव पे चढ़ाइए, आप किसी और को एक्सेस दे दीजिए, वो आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आराम से वो एक्सेस कर सकता है, वो फाइल देख सकता है। ठीक है, इससे डिपेंडेंसी जो हमारी फिजिकल सिस्टम में है कि आपके फ़ोन में जो चीज़ है वो ज़रूरी नहीं कि आपके ही फ़ोन से देख सके, वो अपने फ़ोन में भी देख सकता है। तो जो फिजिकल सिस्टम है उसकी नीड खत्म हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, और रियल टाइम में आप दोनों लोग एक ही टाइम पे वो फाइल देख सकते हो, एक टाइम पे ही वो बात भी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जनरली ये बात नहीं है कि सिर्फ ड्राइव ही एग्जाम्पल है, बहुत सारे हैं। जियो का खुद का क्लाउड कंप्यूटिंग ऐप है और गूगल का भी है, मेटा का भी है, सबका अलग अलग है, अलग अलग नाम से है। आप जाएंगे तो मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का भी है। ठीक है, जो लोग पीसी वगैरह चलाते होंगे उनको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वाले का क्या नाम है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? रिड्यूस आईटी कॉस्ट का पैसा बचाते हैं। ठीक है, क्या ये बात किसी करी जा रही है? हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग की करी जा रही है। और इम्प्रूव स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी को इंप्रूव करा जाता है। इनहेंस टीम कोलैबोरेशन जैसे टीम मेंबर्स सारे तो एक ही टाइम पे वो सारे डेटा देख सकते हैं, तो इनहेंस करता है टीम कोलैबोरेशन को। वो एक ही टाइम पे सारे एम्प्लॉयज़ या टीममेट्स जितने भी हैं वो सारे एक ही टाइम पे वो डेटा देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, जो भी जिस बारे में बात हो रही है। स्पीड अप प्रोसेस इनोवेशन। इसमें हमें इनोवेशन में स्पीड अप मिलता है, तेजी आती है। ठीक है, बेसिकली हिंदी में भी बता दिया। आगे चलते हैं 4 टॉपिक पे। ये शायद से मे भी ख़त्म होने वाला है, एक लास्ट 3 या 2 ही टॉपिक बाकी होंगे। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। सस्टेनेबल एंड ग्रीन प्रोसेस री इंजीनियरिंग। यहाँ पे ग्रीन प्रोसेस का मतलब समझ लो, ग्रीन जहाँ भी कभी भी ग्रीन भी कहीं भी एमबीए में आपको दिखाई दे तो बेसिकली आपको ग्रीन का मतलब मान के चलना है कि हमारा ग्रीन क्या है। हमारा ग्रीन सिंपल सा मान के चलना है कि इन्वायरमेंटल से ही रिलेटेड है। ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट, बेसिक ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट। अब हम लोग ग्रीन वाले ही मार्कर से देखेंगे, ग्रीन आ गया तो ग्रीन पे ही चलेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल एंड ग्रीन बीपीआर फोकस ऑन रीडिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट and promote long-term sustainability. It means optimizing resources like energy, water and raw material and minimize waste and pollution. ऐसी चीज़ें जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हो और हमारे जैसे रिसोर्सेज हैं उनमें हम लोग कम से कम वेस्ट करें और पॉल्यूशन को ध्यान में रखें। पॉल्यूशन तो देखो रोक तो सकते नहीं, अगर कोई भी काम करोगे, मान लो खाना ही बना रहे हो, ठीक है, ऐसा पर्पस घर पे बात नहीं करना हो, एज अ पर्पस बिजनेस कर रहे हो खाना बनाने का, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन तो करोगे ही करोगे। ठीक है, एयर पॉल्यूशन करोगे, नहीं तो कुछ और वेस्ट करके पॉल्यूशन करोगे, तो वो सारी चीज़ें कम से कम करना। ठीक है, एक तरीके से 100% तो तुम नहीं हटा सकते हो, पर पूरी एक्यूरेसी होनी चाहिए 100% की ही तरफ। तो ग्रीन प्रोसेस री इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हमें अपने इन्वायरमेंटल को देख के इन्वायरमेंटल को प्रमोट करना है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की, एक तरीके से उसकी लाइफ बढ़ानी है हमारे इन्वायरमेंटल की। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आज का टाइम चल रहा है, अगर कोई ध्यान नहीं देगा, एयर ख़राब होती जा रही है, इससे ह्यूमन लाइफ हो या एनिमल की लाइफ हो या पेड़ पौधे हो, सब पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। ठीक है, ऐसा चलता रहा तो एक टाइम बाद हो सकता है कि आज नहीं, पता नहीं कितने सालों बाद, 1000 साल, लाख साल, करोड़ों सालों बाद कहीं ना कहीं अगर ऐसा चलता रहा तो खाने को बचेगा नहीं कुछ। जब कुछ खाने को नहीं बचेगा तो इंसान भी नहीं जी पाएगा, जानवर भी नहीं जी पाएगा। और जिस तरीके की हवा बनती जा रही है ना, ऑक्सीजन बचेगी तो पेड़ पौधे भी नहीं बचेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बचेगी तो फिर पेड़ पौधे भी नहीं, इंसान नहीं बचेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी। कहीं ना कहीं
एक दूसरे पे सब लोग डिपेंड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी खत्म तो पेड़ पौधे खत्म, फिर ऑक्सीजन खत्म, सब खत्म। ठीक, तो हमें थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया था। बात करते हैं फिर से रीडिज़ाइनिंग बिजनेस प्रोसेस टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। हमें ग्रीन प्रोसेस री इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके क्या करना होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो पड़ने वाले हैं उसको रिड्यूस करना है और प्रमोट करना है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का। और इट मीन्स ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स जैसे एनर्जी, वाटर और रॉ मटेरियल है, और इसका कम से कम वेस्ट करना है और पॉल्यूशन का भी कम से कम पॉल्यूशन करना है। की प्रैक्टिस क्या होता है, इसकी की प्रैक्टिस होता है यूजिंग इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़। पहला, इससे क्या होता है कि हमें अपने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। रिसाइकलिंग एंड री यूजिंग मटीरियल्स, रिसाइकल करो अपने मटीरियल को या री यूज़ करो अपने मटीरियल को। रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन एंड थ्रू इफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, हमें कार्बन एमिशन जैसे पॉल्यूशन जो कर रहे हैं उसको कम करना है और इफिशिएंट अपने लॉजिस्टिक्स का अच्छे से इस्तेमाल करना है इसी को लेके, जिससे पॉल्यूशन कम हो और कार्बन एमिशन कम हो। अगला, डिजिटलाइजेशन टू रिड्यूस पेपर यूज़। अभी बताते हैं ऊपर एग्जांपल की पेपर का और पेन का हम लोग ने इस्तेमाल कम कर दिया जब से डिजिटलाइजेशन बढ़ा दिया है, ऑटोमेशन बढ़ा दिया है। अब हम लोग ऐप में ही वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो पेपर बनाने के लिए पेड़ पौधों को नुकसान नहीं करेंगे, और पेन प्लास्टिक के होते हैं या लेटेक्स के होते हैं, जिस चीज़ के भी होते हैं वो हम लोग इन्वायरमेंटल में अगर नहीं फेंकते हैं तो वो प्लास्टिक या जो भी मटेरियल है, लेटेक्स है या और भी कोई जो भी मटेरियल है, तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाती है इतनी जल्दी मिट्टी में। तो वो सारी चीज़ें एक तरीके से इन्वायरमेंटल को बेनिफिट कराता है, इन्वायरमेंट को बेनिफिट कराएगा। अगला, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है जैसे पानी है, बाकी पानी था और क्या था, ठीक है, वाटर, रॉ मटेरियल, इन सब का यूज़ करना सही से, ठीक है, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना, ये सारी चीज़ें। एनर्जीज जैसे सोलर सिस्टम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली बनाने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली ये मतलब है। ठीक है, आप कोयले को नहीं जलाना है, ज़्यादा पानी नहीं वेस्ट करना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसका ये मतलब है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, लो ऑपरेशन कॉस्ट होती है इनकी, ठीक है, इंप्रूव ब्रांड इमेज, हमारी ब्रांड इमेज अच्छी बनती है। और अगला है कॉम्प्लिहेंस विद इन्वायरमेंटल लॉज जो है उनको हम फॉलो कर सकते हैं। बेटर स्टेक होल्डर ट्रस्ट, हमारे स्टेक होल्डर के साथ हमारा ट्रस्ट अच्छा बनता है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ, फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ बीपीआर इन सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है बीपीआर को लेके और सर्विस मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे सिर्फ आईटी से ज़्यादा ही रिलेटेड, तो यही हमारा एक तरीके से फ्यूचर है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें धीरे धीरे आज के टाइम पे इंजीनियरिंग को लेके क्या हो रही है कि आईटी की ही तरफ जा रही है। ठीक है, तो आईटी ही मेन फोकस है हमारा, आईटी जिसमें ऑटोमेशन देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। तो यही हमारा बेसिक मेन पर्पज़ है इस फ्यूचर डायरेक्शन को लेके बीपीआर में, कि क्या इस्तेमाल होने वाला है, क्या इस्तेमाल नहीं होने वाला है। चलते हैं आगे, बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। द फ्यूचर ऑफ बीपीआर लाइज कंटिन्यूअस डिजिटल एवोल्यूशन, अभी बताया था कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बोथ सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अडॉप्टिंग अ बीपीआर अलॉन्ग विद द एडवांस, जितनी भी सर्विस सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये क्या अडॉप्ट करने पे लगी है, एडवांस टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने पे लगी है। इन सर्विस सेक्टर हमें क्या देखने को मिलता है, यूज़ ऑफ एआई चैटबॉट फॉर कस्टमर सर्विस। आप अमेजॉन, जोमेटो, स्विगी कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप अपनी शिकायत करते हैं तो आप पहले एक एआई से बात करते हैं जिसे चैट बॉक्स कहा जाता है। चैट बॉक्स में क्या होता है, एआई आपसे बात कर रहा होता है, आपके सामने कुछ ऑप्शन होते हैं कि आपने रिसेंट ऑर्डर ये करा था उसमें क्या दिक्कत है, आपको रिफंड करना है, रिटर्न करना है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप उसे दबाते हैं, वो कुछ देर आपसे बात करता है, फिर जब उसके समझ के बाहर वो सॉल्व नहीं कर सकता है तो फिर वो एक ह्यूमन से कनेक्ट कर देता है कि आप हमारे कस्टमर केयर से बात करिए, अपनी प्रॉब्लम आप वहाँ बताइए। प्रोसेस ऑटोमेशन इन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर। ऑटोमेशन का प्रोसेस हमें जो है वो देखने को मिलता है कहाँ, बैंकिंग में दिखता है, इंश्योरेंस में दिखता है, हेल्थ केयर में दिखता है। बैंकिंग में आपको सीधा पता है कि पहले फॉर्म भरना पड़ता था, ये होता था, इसमें लाइन में लगो फिर वहाँ पैसे के लिए। आज के टाइम में यूपीआई कर दिया, या ऑनलाइन भी आपको बैंक अकाउंट खुलाना है तो आप टीवी में ऐड देखते होंगे, यूनो बैंक का आता है, आप घर से बैठ के भी खुलवा सकते हो, बस केवाईसी के लिए या एक बार फीस के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें आप घर से डायरेक्टली कर सकते हो। तो ऑटोमेशन में हेल्प में भी प्रोसेस क्या हुआ, ऑटोमेशन हुआ, किसमें, बैंकिंग में। ऐसे ही हेल्थ केयर और इंश्योरेंस में भी देखने को मिलता है कि आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस घर बैठे ही कर सकते हैं। गाड़ी का नंबर डाला, अपना ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल डाली, गाड़ी किसके नाम पे, सारी चीज़ें आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कर सकते हैं। आपको फिजिकली कंपनीज के गेट तक का नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती, ऑफिस से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर्सनलाइज्ड सर्विस यूजिंग कस्टमर डेटा एनालिटिक्स, जो हमारी सर्विस है वो पर्सनलाइज्ड हो जाती हैं। ठीक है, कस्टमर डेटा एनालिटिक्स के लिए वो डाटा हमारा पैटर्न समझने के लिए होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सीआरएम एंड ईआरपी, सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और ईआरपी होता है इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। ये दोनों को क्या करता है, दोनों ऑपरेशन जो होते हैं हमारे वो इंटीग्रेट कर देता है, एक तरीके से मिला देता है, एक ही तरीके के ऑपरेशन सिमिलर कर देता है।
आगे बढ़ते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है? स्मार्ट फैक्ट्रीज यूजिंग IoT एंड रोबोटिक्स। स्मार्ट फैक्ट्रीज वो क्या करने लगी हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करने लगी। प्रिडिक्ट मेंटेनेंस थ्रू सेंसर्स, जो भी हैं वो प्रिडिक्ट करने लगे हैं मेंटेनेंस को, किसको? सेंसर्स के जरिए। ठीक है, बहुत सारी अब जो एडवांस मशीन है वो पहले ही बताने लगती है कि उनमें ये चीज़ की कमी है, उनमें वो चीज़ की। मोस्टली आप कार्स को ही देखेंगे तो उसमें पहले ही बताने लगता है कि तेल खत्म हो रहा है या इसमें दिक्कत आ रही है, ब्रेकिंग टाइट हो रही है, वो ऑलरेडी उसमें मार्क होने लगता है। ठीक है, बत्ती जलने लगती है, बैटरी कम है तो वो दिखाने लगता है स्क्रीन पे ही आपके। तो ये सारे सेंसर्स के थ्रू हम लोग पकड़ सकते हैं एक तरीके से। ऑटोमेशन ऑफ सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में ऑटोमेशन आ रहा है, यही एक तरीके का फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, यही सारे इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं हमारे। 3D प्रिंटिंग फॉर रैपिड प्रोडक्शन। आजकल तो 3D प्रिंटिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। अब देखा जा रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मे भी आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे 3D प्रिंटिंग, सिर्फ ऐसे छोटे मोटे खिलौनों के लिए नहीं, बाकी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए। किसी का नकली पाँव बनाना है, हाथ बनाना है, या व्हील चेयर भी, मैंने तो व्हील चेयर का भी वीडियो देखा है, तो 3D प्रिंटिंग से वो भी बना सकते हैं। ओवरऑल फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है? हाइपर ऑटोमेशन, किसको? कंबाइनिंग AI, RPA एंड एनालिटिक्स। हाइपर ऑटोमेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा, अभी तो छोटा छोटा ऑटोमेशन चल रहा है, इन सबको मिला दो, उसका ऑटोमेशन, हाइपर ऑटोमेशन। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो जाएगी एक टाइम बाद, डाटा ही से सारा लिया जा रहा है डिसीजन मतलब डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, बस उसकी राय ली जाएगी, फिर उसके बिहाफ पे जो भी ले रहा है राय, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या कोई भी हो, मैनेजर हो, वो उस पर थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्लाउड बेस्ड इंटीग्रेटेड बिजनेस सिस्टम जो आने वाले कहा जा रहा है, ये सिर्फ ये क्या है? फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, फ्यूचर में आने वाले ट्रेंड्स हैं। इनका आना ना आना उतने ही % चांसेस हैं जितने कि आप मान के चलो कि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कोई कंफर्म नहीं है कि ये हो, और क्या पता इससे अच्छा कोई हमें सिस्टम देखने को मिल जाए, इससे अच्छा हमें कोई रेवोल्यूशन देखने को मिल जाए, या ये जो सोचे जा रहे हैं ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो क्लाउड बेस्ड इंटीग्रेटेड मतलब जो भी बिजनेस के सिस्टम्स होते हैं वो सारे क्लाउड बेस्ड कर देने का सोचा जा रहा है, अभी तक का हुआ नहीं है। ठीक है, सस्टेनेबल एंड डिजिटल फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिससे सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाए एक तरीके से। तो इसी के साथ ये वाली यूनिट ख़त्म हो चुकी है, 5th यूनिट ख़त्म हो चुकी है, और साथ ही साथ BPR भी ओवर हो चुका है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। जिसने भी अभी तक का ये वीडियो नहीं इसके 1 2 3 यूनिट 4 यूनिट नहीं देखी है, प्लीज़ वो देख ले, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और बाकी अपना फीडबैक भी साथ ही साथ छोड़ सकते हैं कि आपको कैसी लगी ये क्लास। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और इसी के साथ साथ मिलते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट में, किसी दूसरी यूनिट पे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।